पक्का ना? वो कुछ कहेंगे तो नहीं ना? नैना मिनमिनाई। अरे कुछ नहीं होता, इस वक्त तो सो गए होंगे। तुम जाओ और जल्दी से मोबाइल उठा के ले आओ। मैं यहीं बाहर खड़े वेट कर रही हूँ। उर्वा ने इसे हौसला दिया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में हो हवा भर गोश के मज़े लौट रहे थे। ऐसे में ये दो लड़कियां एक मिशन इम्पॉसिबल को मुकम्मल करने के लिए जान हथेली पे सजाए अरहान के कमरे के बाहर खड़ी थी। अब जाओ भी, या यही रात गुजारनी है। उर्वा ने इसे कमरे के अंदर धकेला। एक एक कदम बहुत एहतियात से उठाती कमरे में दाखिल होगी। जल तू जलाल तू आइबला को टाल तू, वो जहरीला बड़बड़ाई थी। आगे बढ़ रही थी। कमरे में डिम रोशनी में वो बमुश्किल आगे बढ़ रही थी। बिस्तर के बीचों बीच वो घोड़े गधे बेचकर सो रहा था। नैना ने गहरी सांस भरा और आगे होते हुए इसके सोने का इत्मीनान कर दिया। साइड ड्रॉज पर पड़ा मोबाइल उठाई से देखने लगी। उफ, इस पे तो पासवर्ड लगा है, अब क्या करूं? नैना के माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हुए। अब इसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा? ऐसे ले गई तो उर्वा आपी ने मेरी जान ले लेनी है। एक काम करती हूँ, इनकी फिंगर लगा के लॉक खोल लेती हूँ। कुछ सोचते लबों को दांतों तले काटते हुए जरा सा आगे बढ़ी और अरहान पर जो कि इसके आगे हाथ लहराया। शुक्र सो रहे हैं। अब इनका हाथ किधर है? वो जो औंधे मुंह लेटा, एक बाजू नीचे और एक तकिए पे डरे हुए था। अपनी नथों से परफ्यूम की महक टकराते महसूस करते इसका दिमाग तेजी से जागा था। इसके माथे पे दो बल पड़े। नैना ने जरा सा मजीद झुकते इसके हाथ की फिंगर को मोबाइल पे रख के लॉक खोलना चाहा कि इसी लम्हे रहान ने पलटते इसे अपने हाथों को इस वेस्ट पे रखे बिस्तर पे पठा और इसके ऊपर आ गया, पर अपना वजन बिल्कुल भी इस पे ना डाला। एक चीख बुलंद हुई थी नैना के हलक से और बाहर दरवाजे के साथ जो कान लगाए खड़ी उर्वा इसके सही सलामत वापस आने की दुआएं मांग रही थी। इसके चीख सुनते वहां से उल्टे पैर वापस भागी थी। अरहान एक नस्वानी वजूद को देखता हैरान रह गया। नैना का तो सांस ही हलक में अटक गया था। वो इतना करीब था कि नैना के दिल में घंटियां बजने लगी। क्या कर रही थी यहाँ? वो गुस्से से गिराया, जबकि इसके दोनों तरफ हाथ रखे अभी भी इसे अपने हसार में लिए हुए था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। वो इतनी ऊंची आवाज में दाड़ा कि नैना की आंखों से आंसू बह निकले। दांत जमाई इसकी आंखों की सीध में देखा। इसके हाथ में रहान का मोबाइल था। रहान ने खुद पे जब्त करते पीछे हटते इसके हाथ से मोबाइल झपटा। क्या करने आई थी मेरे मोबाइल के साथ? वो अब की बार ठंडे मार्बल के फर्श पे खड़ा होता, लाइट्स ऑन करता इस छोटी सी गुड़िया को, इस छोटी सी लड़की को घूर रहा था जो इसे 10 साल छोटी थी। नैना भी फौरन खड़ी होती, थर थर कांपते इसके मुकाबले अन खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता नैना ने दरवाजे की जानिब भागना चाहा, लेकिन अरहान ने फौरन इसकी कलाई थामे इसे वापस खींच लिया। कहजा चुपचाप साफ साफ बता दो, क्यों मोबाइल चोरी करने आई थी? बोलो, जवाब दो। वो दाड़ा था। नहीं, चोरी नहीं करने आई, बस लेने आई थी, वो मिनमिनाते हुए बोली। क्यों? वो अभी भी गुस्से में था। आप ही ने कहा था कि लेके आओ, आप सो रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। वो सू सू करते सारा पोल खोल गई। जब मोबाइल ले लिया था तो फिर मुझ पे झुक कर क्या कर रही थी? इसका खुद पे झुकना, इसकी खुशबू को महसूस करना अभी तक अरहान के हवासों पे छाया हुआ था और सर झंझलाहट का शिकार हो रहा था। इतनी मासूम थी ये कि जो जिधर लगाता ये लग जाती थी। ये एहसास तक ना हुआ वो इस तरह नामहरम के कमरे में आधी रात को घुस रही है। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वो पासवर्ड लगा था तो आपकी फिंगर से खोल रही थी। नैना ने गालों पे आए आंसू को साफ किया और पलके उठाते हुए धीरे से कहा, वो ऐसी ही थी, दिल के साफ, जो भी बात होती बोल दिया करती थी। यूं तो इसकी ये आदत इसे हमेशा बचा लेती थी, लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब वो इसी आदत की वजह से बहुत बुरी फंसने वाली थी। गुस्से से इरहान ने पास पड़े जग से पानी में एक गिलास अंडेलते इसके चेहरे पे उछाला। वो बुरी तरह लर्ज गई। डर खौफ इसकी आंखों में लहराने लगा। आइंदा मेरे रूम में आने से पहले 100 बार सोचना, इसे भी सख्त सजा दूंगा, दफा हो जाओ। अब वो इसका मासूम चेहरा और गनी पल के देखता झुंझला रहा था। सुनाई नहीं दे रहा? आउट। इसे अपनी जगह पे जमा देख वो दाड़ा तो वो लरजते दरवाजे की जानब लपकी। पागल बेवकूफ़ लड़की। वो बालों में हाथ फेरता मोबाइल को एक तरफ रख के बिस्तर पर बैठा। आजकल वो एक खास केस में साथ उलझा हुआ था। एक बहुत बड़ा वकील था वो। इसकी काबिलियत की दुमें हर तरफ फैली हुई थी। एडवोकेट अरहान मनीर खान। वो हमेशा वही केस हाथ में लेता जो कोई भी नहीं ले सकता था। इन दिनों भी वो मशहूर बिजनेसमैन जुल्फ़कार हुसैन की बेटी का केस हाथ में लिए हुए था। इसकी बेटी रूहा अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था और इल्ज़ाम जाज़म खान पे आया था। वो लड़की कोमा में थी और इसका केस अरहान ने ही लिया था। ऐसे में इस केस से मुतल्लिक कुछ डेटा इसके मोबाइल में भी था। वो इसे पहले ही वार्न कर दिया था कि मोबाइल को संभाल के रखे, पर उर्वा को इस मोबाइल से क्या लेना देना।
वो माथा मसल गया। यकीनन इसे इस जाज़म खान को ही बचाना होगा। पर जाज़म खान से इसका क्या ताल्लुक? कितने सवाल थे जो इस तेज़ दिमाग वाले वकील अरहान मनीर के दिमाग में उठ चुके थे। और इस सब के पीछे वो बेवकूफ़ लड़की। अचानक से नैना का ख़याल आया तो फिर बिस्तर पे गिरा। आंखें बंद किए तो वही महक फिर से इसे अपने इर्द गिर्द महसूस हुई। वो अपना सर तकिए पे रखता आंखें मीच लिया और वह रूम में आते ही बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। कुछ देर बाद ही नैना रूम में दाखिल हुई और वो अच्छा खासा रो रही थी। नैना मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो इसे गले से लगा गई। आपी, उन्होंने मुझे डांटा और पानी फेंका मुंह पे। वो हिचकियों से रो दी। उर्वा ने लब इंचे इसे अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी मेरी जान, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। बस रोना नहीं, तुम पकड़ी कैसे गई? उर्वा ने माथा मसला तो वो मुख्तसरन सारी बात बता गई। उर्वा को इसकी दिमागी हालत पे शबा हुआ। तुम्हें किसने कहा था कि इनकी फिंगरप्रिंट से मोबाइल को खोलो? मुझे पासवर्ड पता था। उर्वा का खून कॉल उठा था। वो जीतते जीतते हार गई। सच में आपने मुझे पहले बताना था। नेक्स्ट टाइम मोबाइल ही उठाऊंगी। नैना पर जोश अंदाज में बोली। तुम ना पागल हो, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरहान भाई अब चौकना हो गए होंगे। अब मोबाइल ना मिला हमें। और वह नाहनों को दांतों से कतरने लगी। तभी इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ और सब भूल जाओ, रिलैक्स रहो, सुबह बात होती है। वो मोबाइल पे नाम देखते ही बाहर निकली और कब अपने कमरे में आते दरवाज़ा लॉक लगाते कॉल को यस किया। काम हुआ। मुकाबल की आवाज़ सुनते और वह के माथे पे बाल पड़े। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब दिया। कुछ पाल को दूसरी जानब खामोशी आ गई। तुम जानती हो ना इसका जो नहीं का क्या मतलब है? वो सर्द लहजे में बोला। देखो जाज़म, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वो सब कुछ 24 घंटों के अंदर चाहिए, वरना मैं कोशिश करूँगी दोबारा, पर प्लीज़ तुम। कॉल कट गई और वह की आंखें भीगी थी। अपने कमज़ोर लम्हों में इसकी करीब हो गई थी, जिसकी तस्वीरें इसने खींच ली थी। और वो अब इन्हीं की बुनियाद पे इसे ब्लैकमेल कर रहा था। और वो हो रही थी। आंखों से आंसू पूंछते गहरा सांस भरते बेड क्राउन से टेक लगा गई। मोहब्बत करती हो मुझसे तो साबित करो। जाज़म बिना पलक झपके बोला। इसकी गहरी काली आंखें उर्वा पे थी। कैसे साबित करूँ? वो आंखों में आंसू लिए बोली। पिछले 3 माह से वो साथ थे। इसे एक बार गुंडों से बचाया और उर्वा का दिल इसका हो गया। वो इसकी दीवानी हो गई थी। इससे मिलने इसके ऑफिस पहुंच जाती है। इससे जिस कदर रूड होता वह इससे इस कदर करीब होती जा रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में इन लम्हों पे पछताएगी। नई नई मोहब्बत का खुमार चढ़ा था। दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। जो तुम कर सको, वो इसको मुकम्मल नज़रों के हज़ार में लिए हुए था। मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ जाज़म। वो जज्बे के आलम में बोली। ओके, रिमूव योर ड्रेस राइट नाउ। इसकी बात पे उर्वा की आंखें हैरत से फैली। व्हाट आर यू सेइंग? उर्वा का दिमाग पल में झटका खा गया। यही होगा सबूत तुम्हारे प्यार का। अगर दे सकती हो तो दो, वरना जाओ यहाँ से और दोबारा पलट के मत आना। वो सख्त लहजे में बोला। क्या खुद को नंगा करना ही मोहब्बत का सबूत होगा? वो दांत पे दांत जमाए बोली। वो इसकी जानब देखता दांत पे दांत जमा गया। हाँ। इसकी बात पे उर्वा का जी चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। एक ऐसे शख्स से वो मोहब्बत कर बैठी थी जो मोहब्बत का मतलब ही नहीं जानता था। तफ है मुझ पे कि मेरे दिल ने एक ऐसे शख्स को चुना जो मोहब्बत तो क्या किसी नफरत के लायक भी नहीं था। वो गुस्सा और हकारत से दबा दबा चलाती वहाँ से जाने लगी कि जाज़म ने इसे कलाई से थामे अपने जानब खींचा। वो सीधे इसके सीने से आन लगी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक की आंखें बेतासुर थी जबकि दूसरे की आंखों में बेयकीनी और ढेरों आंसू। किस्मी इसकी नई डिमांड सुनते अरवा ने गुस्से से इस पर झटकना चाहा। दूर हो मुझसे, वरना जान से मार दूंगी आपको। वो खुद पे जबरदस्ती अपने दोनों हाथ इसके सीने पे मार रही थी। ओके, लास्ट प्रूफ। इसके बाद तुम आज़ाद होगी। वैसे धीरे से छोड़ गया। उर्वा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। निकाह करोगी मुझसे? आज अभी इसी वक्त? वो क्या दाव खेल रहा था? इस वक्त उर्वा ना समझ सकी, पर आज सब समझ में आ रहा था। इसका उर्वा की ज़िंदगी में आना एक सोची समझी साजिश थी। इसे बस अपने ऊपर से केस हटवाना था, इसलिए इसने उर्वा को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। वो उठती विंडो के पास जा खड़ी हुई और धीरे से मुस्कुरा दी। इसने मुझे क्या फंसाना है? मैं तो खुद इसके जाल में फंसती चली गई थी। क्योंकि मुझे फंसना था। वो खुद पे हंसी। क्योंकि वो जाज़म को अपनी मोहब्बत का सबूत देती इसे निकाह कर चुकी थी। वो निकाह जिसका इसके अपनों में से कोई गवाह नहीं था। 21 साल की बालिग लड़की थी। अपना हक का इस्तेमाल करते हुए जाज़म से निकाह कर गई और निकाह के बाद जाज़म इसे अपने फ्लैट पे ले गया और वहाँ इसने अपना हक मांगा। मैंने ये निकाह सिर्फ अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किया है जाज़म खान, तुम्हें कोई हक देने के लिए नहीं। अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो लीगल तरीके से रिश्ता भेजोगे और मुझे सारी दुनिया के सामने, और तब मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगी। और वह ने पुख्ता लहजे में कहा। तो पहली बार इसने जाज़म को मुस्कुराते देखा था। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ?
اس پل عروہ کو لگا وہ ہسارہ کر گئی، پر محبت میں ہسارہ کہاں ہوتا ہے، محبت خود ایک ہسارہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو نکاح کیوں کیا؟ عروہ کی سانسیں گہری ہوئیں، اسے یقین نہ آیا کہ جازم خان یوں اسے ڈچ کرے گا۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل مجھے بتا دو جب میں نے تم سے کہا ہو آئی لو یو۔ ہمیشہ تم نے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا، تم مجھے چاہتی تھی، تم نے ثبوت دیا یہ نکاح کر کے، اور اب بھی تم ہی ثبوت دو گی میرے ساتھ یہ رات گزار کے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کا دوپٹہ اتار گیا۔ عروہ کا ہاتھ اٹھا تھا، جازم کے گال پہ اس کی 5 انگلیوں کا نشان پڑا۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے، مار دوں گی آپ کو اور خود کو بھی۔ عروہ جارحانہ انداز میں چلائی اور اس وقت جازم نے اسے بستر پہ دھکیلا، اس پہ سایہ فگن ہوا۔ عروہ کی سانسیں رکی تھیں، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ عروہ کی نگاہیں اس کے برہنہ سینے پہ تھیں۔ عروہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں سست پڑتی محسوس ہوئیں، جس میں اس کو بسایا تھا اپنے لیے تباہی کا راستہ اس نے خود چنا تھا۔ وہ شرٹ دور اچھالتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا کہ عروہ نے اپنا رخ بدلا تو وہ اس کی گردن پہ اپنے دانت گاڑ گیا، اور اگلے ہی پل کلک کی آواز سنائی دی۔ عروہ نے گنگ ہوتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی گردن پہ جھکا، اس پہ اپنے لبوں اور دانتوں سے نشان بناتا، ساتھ تصاویر بھی بنا رہا تھا، اور وہ حیران ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ جازم نے سر اوپر اٹھاتے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور جھٹکے سے اس کے لبوں پہ اپنی گرفت جماتے پھر سے کلک کی۔ وہ جھٹپٹائی، خود کو چھڑانے کی ہر ممکن جدوجہد کی، پر وہ موبائل ایک طرف پھینکتا اس کے لبوں شدت سے جھکتا چلا گیا۔ عروہ کا جسم ایک پل کو ڈھیلا محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹا، وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جازم سر جھٹکتا پیچھے ہٹا اور بستر سے اٹھ گیا، موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کی، اور نظریں بھٹکتی اس کی بکھری حالت میں جا اٹکیں۔ موبائل پہ بات کرتے وہ موبائل کو ایک طرف رکھتا، بہت ہی آرام اور نرمی سے اس کو اٹھاتا، اس کی شرٹ کو درست کرتے، اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے۔ ایک آنسو گرا گیا۔ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا، پر اسے یہ سب کرنا تھا، ہر حال میں کرنا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی خاموشی سے ناشتے میں مصروف تھے۔ ارحان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو اس کی غسیلی نگاہ عروہ پہ جا ٹھہری۔ عروہ نے گھبرا کے نظریں جھکا لی، ارحان بھی نظریں گرا گیا۔ چیئر گھسیٹ کے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم گھبرا کے چونکا۔ بھاگتی ہوئی آتی نینا سیدھا ٹیبل سے ٹکرانے سے خود کو بچاتی اس کی گود میں جا گری تھی۔ ارحان نے بے اختیار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا تھا، جبکہ وہاں موجود سب کی نگاہیں اس جلی لڑکی پہ اٹھی تھی جو مزے سے روحان کی گود میں بیٹھی سانس روکے ہوئے تھی۔ اس نے روح پھیر کے ارحان کے چہرے کو دیکھا تو گھبرا کے فوراً پیچھے ہوتی اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری۔ یہ گئی پھوپھو۔ 8 سالہ نہال نے پیچھے سے آتے نینا کو پش کیا تو وہ ایک بار پھر سے سیدھا ارحان کے اوپر جا گری۔ اس بار دھڑکنوں کا تصادم بہت زور کا تھا۔ ارحان تو آنکھیں میچے اس لمس کو محسوس کرتا اپنے امڑتے جذبات پہ بمشکل کنٹرول کر پایا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی سہمتے رو دی تھی۔ ارحان کی انگلیوں نے سختی سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے جھٹکے سے اسے پیچھے کھڑا کیا۔ کیا بے ہودگی ہے، یہ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ارحان کچھ بولتا، چھوٹی مما سما بیگم نے آگے بڑھتے کھینچ کے ایک تھپڑ نینا کے گال پہ جوڑا۔ وہ بیچاری مزید آنکھوں میں آنسو بھرتے سسکنے لگی۔ جب دیکھو گرتی پھرتی رہتی ہے، 18 سال کی ہوگی، عقل چھو کر نہیں گزری اس بے شرم لڑکی کو۔ وہ اس کی سوتیلی مما تھی اور عروہ کی سگی مما۔ وقار خان نے 2 شادیاں کی تھیں، ان کی دوسری شادی خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلی، وہ انہوں نے چھپ کر کی تھی۔ فادیہ بیگم ان کی من پسند تھی، پر اچانک کینسر کے مرض سے وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ 2 سال کی نینا کو خان حویلی لے آئے اور اپنی دوسری شادی کا بھی اعتراف کر گئے۔ اس لمحے سما بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے اس 2 سالہ کی معصوم بچی کو اپنا لیا، لیکن دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ امڑنے سے روک نہ پائیں جو آج تک قائم تھا۔ انتہا کی خوبصورت اور معصوم تھی عروہ، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور نین نقوش میں بھی وہ کمال تھی، پر رنگ گندمی تھی جو اس پہ خوب جچتا تھا۔ سما بیگم کی دلی خواہش تھی کہ ارحان خاندان کا سب سے قابل لڑکا ان کی عروہ کا نصیب بنے، اور ایسے میں نینا کا ارحان کے قریب آنا وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اب بھی اسے سختی سے تھپڑ مارتے ڈانٹ دیا تھا۔ مما کیا ہو گیا ہے، اس میں نینا کی کیا غلطی؟ نہال نے اسے پش کیا تھا اور وہ گری، اور عروہ نے فوراً نینا کی سائیڈ لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم تو چپ ہی رہو، ہر اس کی غلطی پر اس کی طرفداری مت کیا کرو۔ سما بیگم نے عروہ کو بھی سختی سے ڈانٹ دیا، جبکہ ارحان نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ نینا کا یوں لاپرواہی سے گرتے پڑتے رہنا، بچوں کی طرح کھیلنا کودنا اسے بھی غصہ دلاتا تھا، پر کوئی اس پہ ہاتھ اٹھائے یہ اسے منظور نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ بنا کسی سے کچھ کہے، ناشتے کیے بنا ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا باہر چلا گیا۔ دیکھا تمہاری وجہ سے وہ بچہ بھوکا چلا گیا، نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو۔ کہتے ہیں کہ پالک بڑی ہوتی ہے، پر مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر ذرا نہیں لگتا اس نے میری
पालक का ज़रा भी असर लिया हो, अपनी माँ के जैसे ही बनना है इसने। वो तंज के तीर चलाते इस मासूम का दिल दिखा गई, जो हमेशा इन्हें अपनी माँ का दर्जा देती थी, पर उन्होंने इसे कभी माँ वाला सलूक नहीं किया था। एक उर्वा थी जो इस पे बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो इसे गुड़िया कहा करती थी। वो थी भी बिल्कुल बारबी डॉल की तरह। मम्मा प्लीज़, अब आप ज़्यादती कर रही हैं। उर्वा ने नैना के हिचकोले लेते वजूद को अपने साथ लगाया। इससे पहले कि मज़ीद मेरा हाथ उठे और मैं इसे दो लगा दूँ, ले जाओ इसे यहाँ से। वो अपना ऊपर ज़ब्त करते बोली, जबकि सरबराही कुर्सी पर बरजमान मीर हुसैन खान बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने एक बार भी बहू को रोकने की कोशिश नहीं की। वक़ार हुसैन बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि इनके बड़े बेटे मुनीर हुसैन और इनकी अहलिया हुमा बेगम अपने करीबी रिश्तेदारों की शादी अटेंड करने गए हुए थे और आज शाम इनकी वापसी मुतवक्का थी। इनके दो बेटे थे, बड़ा जबरान हुसैन जिसकी शादी इसकी कज़न निमरा से हुई थी। इनका एक बेटा था निहाल, जबकि इनका छोटा बेटा रहान मनीर हुसैन था। कभी इस लड़की ने शर्म हया का मुजाहरा किया हो। जब देखो उटपटांग हरकतें। वो उर्वा और नैना के जाने के बाद चेयर घसीट के वापस बैठी। इतने में निमरा और जबरान भी नाश्ते के लिए आए दिखाई दिए। दोनों ही जॉब करते थे और दोनों का बेस्ट कपल था। अरे निहाल, वहाँ क्यों खड़े हो? बेटा आ जाओ, नाश्ता करें, फिर आपको स्कूल भी जाना है। निमरा ने इसे पुकारा तो वो डर के निमरा के सीने में जा समाया। क्या हुआ निहाल? वो जबरान को एक निगाह देखती चुप से निहाल से पूछने लगी, जबकि वो सहमी नज़रों से सिमा बेगम को देखे जा रहा था। कुछ हुआ है क्या? जबरान ने सब की तरफ देखा, सवालिया नज़रों से देखते पूछा तो सिमा बेगम मुंह बना सर झटक उठ गईं। वो बहुत मुश्किल से चुप हुई थी और वह रूम में ही इसका और अपना नाश्ता ले आई थी। बस अब नहीं रोना मेरी गुड़िया ने। अम्मी पता नहीं क्यों ऐसे कर जाती हैं। इधर देखो, इधर दिखाओ मुझे अपना गाल। वो इसके सफ़ेद गाल पे उंगलियों के लाल निशान देखती तड़प ही गई थी। धीरे से इसके गाल को छूते, फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालते इसके गाल पे लगाने लगी। मम्मा आप क्यों करती हैं ऐसा? कभी कभी लगता है आपके सीने में दिल नहीं है। मुझे कॉलेज जाने पे देर हो रही है। अचानक वो बोली, नहीं आज रहने दो, कल चली जाना। इस मुंह के साथ जाओगी तो सब बातें बनाएंगे, रेस्ट करो। वो इसे नाश्ता करवा के उठती बाहर आ गई। अब इसका रुख माँ की कमरे की जानब था। मम्मा प्लीज़ थोड़ा इसके साथ अच्छा सलूक कर लें, वो इतने बुरे सलूक के हकदार नहीं। आप बहुत ज़्यादती करती हैं। वो माथे पे बाल डाले बोल रही थी। हो गई तुम्हारी बकवास, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। हम बड़ों ने फैसला किया है कि तुम्हारा और अरहान का निकाह कर दिया जाए। वो जो अपनी बहन के लिए माँ से बहस कर रही थी, इनके बात सुनती गंग रह गई और ये भी सोचा कि इस एतवार को तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए और उसती तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद करेंगे। मज़ीद इसे तफसील बताती कबर्ड की जानब बढ़ गई थी, जबकि उर्वा तो जल्जलों की जद में थी। वो निकाह पे निकाह कैसे कर सकती थी? भले इस निकाह में इसका अपना कोई वली नहीं था और ये निकाह वली के बिना अधूरा था, पर इसने वकील को सल्लस बना के जाज़म से निकाह किया था। कबूल करते वो निकाह नामे पे साइन भी कर चुकी थी। वो खामोशी से माँ के कमरे से निकल आई। इसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। कमरे में तो इसका मोबाइल बजे जा रहा था। कार रिसीव की तो दूसरी जानब जाज़म था, तुमने अब तक मेरा काम नहीं किया, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? वो फट पड़ी, बोलो क्या करोगे तुम? वो पिक्चर्स सेंड करोगे ना सबको? तो कर दो। मैं भी अब यही चाहती हूँ कि कर दो। मैं नहीं जी सकती ऐसे घुट घुट के, जी चाहता है खुद को मार डालूं। वो रोते हुए चिल्लाई, जबकि दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। वो रो रही थी, इसके आंसू जाज़म के दिल पे गिर रहे थे। मम्मा मम्मा पापा मेरा निकाह करवा रहे हैं अरहान से इस संडे को। क्या करूं मैं? बोलो, जवाब दो। तुमसे निकाह करके मैं आज बहुत पछता रही हूँ जाज़म खान। मैं अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। अच्छा होगा तुम सबको सब कुछ बता दो, मुझे मरने में आसानी होगी। वो गुस्से से कहती कॉल काट गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो दी। केस काफ़ी मजबूत था, लेकिन अचानक ही एक बहुत अहम केलू अरहान को मिला, जिसने पूरे केस को ही उलट पलट के रख दिया था। वो चेयर के साथ टेक लगाए बैठा गहरी सोच में डूबा। तो मिस्टर जाज़म, तुम इस बेस पे मुझसे उलझ रहे थे। खैर, अब तुम्हें तुम्हारे ही खेल में मात ना दी तो मैं भी। एडवोकेट अरहान मनीर खान नहीं। वो जैसे ही घर पहुंचे, एक चहल पहल ने इसका इस्तकबाल किया। मम्मा वो माँ को देखते इनके गले से लगा, मिस यू सो मच। वो इनके माथे पे बोसा देते बोला, ला 2 दिन में मिस हैरियत है ना? हुमा बेगम ने प्यार से बेटे के गालों को छुआ। मामा आप तो इस दिल में रहती हैं इनके पास। वो इनके पास ही बैठ गया। रहान बेटा, हम सब ने मिलकर एक फ़ैसला लिया है, इस एतवार आपका और अरवा का निकाह कर दें। वैसे भी बचपन से वो आपके नाम पे ही है, तो अब इनकी बात पे रहान को लगा इसकी सांस छीन ली हो। बेहतियात इसकी आंखों में इस मासूम का चेहरा आन समाया। वो न जाने कब इसके दिल में घेर कर बैठी थी। वो खुद भी नहीं जानता था। ठीक है मम्मा, जैसे आपको सही लगे, वो बेतासुर चेहरे से कहता उठ गया था। वो इतनी जल्दी मान जाएगा? सभी को सख्त हैरानी हुई। सभी ने इत्मीनान का सांस लिया, खासतौर पर से माँ बेगम ने। इन्हें यही लग रहा था कि रहान कहीं नैना का नाम ना ले ले।
2 दिन बाद निकाह था। सभी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि जाज़म के केस की सुनवाई 1 हफ्ते बाद की थी। वो केस भी मुकम्मल हो चुका था, अब फाइनल सुनवाई थी। पर अरहान जानता था कि वो इससे पहले ज़रूर कोई ना कोई चाल चलेगा। नैना, बेटा ये जाओ अरहान को दे आओ, कहना कोई कोरियर वाला दे गया है। आज अरहान और उर्वा का निकाह था। उर्वा का सुबह से रो रो के बुरा हाल था, पर वो अपना गम किसी से कह नहीं सकती थी, और ये भी जानती थी कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता था, और तब इसे सबको बताना था, क्योंकि जाज़म कभी भी इसके और अपने निकाह को एक्सपोज नहीं करेगा। और सबूत तो इसके पास भी ना था। निकाहनामा जाज़म के पास था। वो बहुत बुरी तरह फंसी थी, और सफ़ेद रंग की मैक्सी पहने वो तैयार हुई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। या अल्लाह, तू ही कोई मुआवजा कर दे, मेरी मदद फरमा। वो दिल ही दिल में रब से दुआ मांग रही थी। नैना कोरियर लिए अरहान के रूम के बाहर खड़ी दस्तक देते अंदर दाखिल हुई। वो इसे कहीं भी दिखाई ना दिया। अरहान भाई, इसने पुकारा, पर जवाब ना आया। कुछ सोचते हुए नैना ने वो कोरियर बेड की ड्रॉज की जानब रख के निगाह इसके मोबाइल पर आती कॉल पर जा ठहरी। मिस निदा। वो थोड़ा हैरान हुई। कोई लड़की अरहान भाई को क्यों कॉल कर रही है? वो मोबाइल उठा गई। अभी रिसीव करते कान से लगाती कि अरहान बात लेता बाहर निकला। इसने बाथ रोब पहना हुआ था। खटके की आवाज़ सुनते साकत रह गई। इतनी हिम्मत ना हुई कि पीछे मुड़ के ही देख लेती। अरहान बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ मोबाइल नैना के हाथ में लरसने लगा। अरहान इसके हाथ में मोबाइल को पकड़े कॉल रिसीव करते से स्पीकर पे डाला। सर, मिस्टर जाज़म अज कमिंग नाउ। मोबाइल मुकाबल की आवाज़ सुनते वो धीमा से मुस्कुराया और कॉल कर दी। तुम मेरी जासूसी करने से बाज नहीं आती ना? वो धीरे से इसका रूह अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला। नहीं अरहान भाई, मैं जासूसी नहीं कर रही, मैं तो ये कोरियर देने आई थी। नैना ने वो हाकी कलर का लिफाफा उठाते अरहान की जानिब किया। अरहान एक नज़र से देखते हाकी लिफाफा चौक किया। इसमें से एक निकाहनामा निकला था, जाज़म और उर्वा का। वो बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। वो ज़हरीला बोलता हुआ निकाहनामे वापस लिफाफे में डाल गया, जबकि नैना बस इसे देखे जा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? अभी ना महरम हूँ मैं, जब महरम बन जाऊँ फिर जी भर के देखना। वो ज़रा सा झुक के कहता गहरा मुस्कुराया। इस वक्त इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन इसकी ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशा हम हो सकती थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। घर में ही सादगी से निकाह की सुन्नत अदा की जानी थी। अरहान नक्सक से तैयार होता सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ रहा था। दूर से ही हुमा बेगम ने अपने बेटे को देखा तो इसकी बलाएं ली। मौलवी साहब आ चुके थे। सबकी मौजूदगी मुकम्मल हो चुकी थी। अरहान का ही इंतज़ार था। मुनीर साहब ने इसे अपने सीने से लगाया। अपने जवान बेटे को देखते इनका खून सेरों बढ़ता था। जबरान के गले लगता, वो दादा जान से दुआएं लेता, चचा जान से भी दुआ ले रहा था कि तभी मेन गेट से जाज़म अंदर आते दिखाई दिया। अरहान ने बहुत फखर और अक्कड़ से मुड़कर जाज़म को देखा। तुम? मुनीर साहब इसे देखे माथे पे बल डाल गए। हैरत है, अपने एक बेटे का निकाह अपने दूसरे बेटे की बीवी से करवा रहे हैं, और इस बेटे को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या बकवास कर रही हो? वहाँ मौजूद सभी को तैश आया। बेटा, हुमा बेगम तो इसके एक लफ्ज़ पे अटक के रह गईं, जबकि अब अरहान के चेहरे पे संजीदगी थी। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हैं बाबा जान? मेरा वजूद छुपा के रखा, आज भी बोल दें झूठ कि मैं आपका बेटा नहीं। जाज़म करब से बोलता। सुरख आंखें मुनीर साहब पे टका गया। सबकी सवालिया नज़रें इन पे ही उठी। वो चुप थे। क्यों? क्या वो वाकई मुनीर खान का बेटा था? सब बेयकीनी की कैफियत में इन्हें देख रहे थे। मेरे साथ तो आपने ज़्यादती की इंतहा कर दी, अब मुझसे मेरी बीवी को भी छीन रहे हैं, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो गुर्राते हुए बोला। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी ज़बान से। वक़ार खान गुस्से से दाड़े। आपकी बेटी मेरे निकाह में है, ना सिर्फ निकाह में बल्कि बीवी है वो मेरी। कहेंगे तो सारे सबूत फराहम कर दूँ। इस खानदान का बेटा शहर का बहुत बड़ा एडवोकेट है, देख के ही बता देगा कि सब असली है या नकली। वो अपने निकाह की फ़ाइल वहाँ टेबल पे पटक गया। अरहान वेस्ट पे हाथ रख के बहुत इत्मीनान से इसे देखे जा रहा था। इसने एक बार भी इस फाइल की जानब देखना ज़रूरी ना समझा। उर्वा कमरे की दहलीज से बाहर आई। वो जाज़म की आवाज़ सुन चुकी थी, और इसके लिए तो आज हिसाब का दिन था। हिसाब भी वो जिसमें वो इसका हसारा ही हसारा था। आह, काश सब कुछ गायब हो जाए, मैं भी यहाँ से कहीं खुद को छुपा लूँ। वो रोते हुए सामने आ गई। तुम बाहर क्यों आई? जाओ अंदर, वकार साहब ने बेटी को घूरते दाड़ते कहा, जबकि सरनफी में हिलाते आंखें मीचते आंसू अंदर ही अंदर उतारने लगी। पर इसे अब सच्चाई का सामना करना था, हर हाल में, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाती। ये सच है, मैंने जाज़म से निकाह कर लिया था बाबा। बिलाहर वो बोल दी। सबको सांप सूंघ गया। वो कैसे? ये सब भूल गई। वकार साहब ने आगे बढ़ते खींच के एक थप्पड़ उर्वा के गाल पे जड़ा। समा बेगम का दिल दहक के रह गया। जाज़म ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से मींची और आगे बढ़ते उर्वा को अपने पीछे किया। वकार साहब जो फिर से हाथ उठाने वाले थे, जाज़म को यूं बीच में दीवार बना देकर आंखों में हैरत लिए रह गए। खबरदार, जो आपने मेरी बीवी पे दोबारा हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। वो दबा दबा घुराया। हटो बीच से।
रोते हुए उर्वा ने जाज़म को एक तरफ किया। वो मेरे बाबा हैं, वो मुझे जान से भी मार डालें तो कम है। वो हज़ियानी अंदाज में चलाई, मारे बाबा मारे मुझे, और बाबा के हाथ थामे अपने गाल पे थप्पड़ मारने लगी। मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ, मुझे मारे, मैंने आप सबको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, मैं इसी लायक हूँ। वकार साहब ने गुस्से से इसे पर झटका। वो जाके सीधा जाज़म के सीने से लगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मर गई तुम मेरे लिए, तुम मेरी बेटी नहीं, आज से मेरी सिर्फ एक बेटी है, नैना। वो दूर खड़ी नैना को देखते धीरे से बोले। इनका लहजा रौंद गया था। नैना की आंखें नीर बहाए जा रही थी। अगर प्यार करना गुनाह है तो आप भी गुनाहगार हैं। जाज़म की आवाज़ ऊंची हुई। और अगर छुप के निकाह करना गुनाह है तो आप भी गुनाहगार हैं। बेटी तो ये आपकी है ना, आप करें तो आपको माफ़ी मिल जाए, क्योंकि आप बेटे हैं इस ख़ानदान के, और यही सब। अगर बेटी करे तो कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि वो एक बेटी है। जाज़म की बात ने सबको नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। आज आज से 19 साल पहले वो भी तो किसी से निकाह कर चुके थे, फिर अपने लिए तो माफ़ी तलब किए बिना धड़ल्ले से बेटी लाके समाज की झोली में डाल दी थी। आज अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर रहे थे। बेटियों की इज्जत कान से भी ज़्यादा नाजुक होती है। इसने चुप के बिना वली के निकाह किया तो मैं कैसे मान लूँ और माफ़ कर दूँ। इसने बिना वली के निकाह नहीं किया चचा जान। अचानक से अरहान की आवाज़ पे वो सब चौंके, जो काफ़ी देर बाद बोला था, और अब नज़रें अपने दादा जान पे टिकाई थी। ये रहा निकाहनामा, वली की जगह दादा जान के साइन हैं। इस निकाह में ये शामिल थे। अरहान ने निकाहनामा इनके सामने किया तो हुसैन साहब ने गहरा सांस भरते हुए सबकी जानब देखा। हाँ, ये सच है, मैंने जाज़म और उर्वा का निकाह करवाया था, और ये मेरी रजामंदी से हुआ था। उर्वा ने हैरत से इन्हें देखा। इसने निकाहनामे पे वली के साइन देखे थे, पर गौर नहीं किया था। इसे लगा था जाज़म ने किसी वकील को सल्लस बना के निकाह नामे में ये हाँ नफल किया था, पर आज इस पे ये राज खुला था कि इसके वली इसके दादा जान बने थे। ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेटी को यूं बेमोल क्यों किया बाबा जान? वकार साहब ने दुखी होते हुए पूछा। ताकि तुम दोनों भाइयों को एहसास हो, तुम दोनों ने कितनी गलतियां की हैं। एक बेटा अपनी दूसरी बीवी को मरने के बाद इसकी औलाद को ला के पहली बीवी की गोद में डाल देता है कि संभालो इसे, और दूसरा इतने साल गुजर जाने के बाद भी अपनी दूसरी बीवी और अपने बेटे को इसका हक ना दिला सका। ये सब मैंने करवाया है ताकि तुम दोनों को एहसास हो। जब औलाद कुछ गलतियां करती है तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तुम दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को धोखे में रखा और धड़ल्ले से जीते आ रहे थे सर उठा के। अब भी तुम दोनों की नज़रों में कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी पोती, और वह वो तो फिर माफ़ी मांग रही है। तुम दोनों ने अपनी गलती मानना भी गवारा ना किया। हुसैन साहब की बातों पे वो दोनों भाई सर झुका गए। हुमा बेगम की आंखों में ढेरों आंसू थे। शोहर की बेवफाई ने इनको तोड़ के रख दिया। अरहान को इस बात का एहसास था, पर हकीकत कभी ना खुलनी थी। क़यामत आनी तो थी। जाज़म मेरा पोता है, और इस हकीकत को सबको कबूल करना होगा। जाज़म और उर्वा का निकाह मैंने करवाया है, और ये भी तुम सबको कबूल करना होगा। जाज़म बेटा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, जितनी भी ज़्यादती हुई, वो वक्त जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में पूरे हक से गुजारना चाहिए था, वो तुम दोनों ने दर दर की ठोकरें खाने में गुजारा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में ले आता। ये आप क्या कह रही हैं? जब मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता तो आप इसे इसकी माँ को कैसे लाते? मुनीर साहब ने लब खींचे कहा। मुनीर, अब अगर तुमने ऐसी कोई भी बात कही जिससे मुझे अपने होन पे शर्मिंदगी उठानी पड़े तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुमसे हर ताल्लुक तोड़ दूंगा, और सिर्फ यही नहीं, वसीयत करूंगा कि मेरे मरने के बाद ना तुम्हें मेरा चेहरा दिखाया जाए, ना जनाजे को कंधा दिया जाए। और इनके इतने सख्त गिर अल्फाज हैं। वक़ार और मुनीर साहब दोनों ही तड़प उठे। प्लीज़ दादा जान, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ रहा तो मैं मर जाऊँगा, दूसरा सांस नहीं ले पाऊँगा, मुझे जाना है। वो दादा जान के हाथों को थाम गया। नहीं जाज़म, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। जितना हक इस घर पे जबरान और अरहान का है, इतना ही हक तुम्हारा भी। तुम भी इस घर के बेटे हो। जैसे नैना को हमने अपनाया, हम तुम्हें भी अपनाएंगे, और ये तुम्हारा हक है। अपने दादा को बुढ़ापे में इस कदर तकलीफ़ मत दो। वो रोती आवाज़ में बोलते जाज़म का दिल तड़पा रहे थे। जाज़म, दादा जान ठीक कह रहे हैं। ये घर तुम्हारा भी इतना ही है जितना हमारा है। किसी एक एक किए की सज़ा सबको मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। जबरान ने जाज़म के कंधे पर हाथ रखा। इसे बड़ी भाई होने का मान बख्शा। जाज़म, जैसे वो जाज़म को भाई के रिश्ते से कबूल कर चुका था। जबरान ठीक कह रहा है जाज़म। मेरे शौहर ने एक गुनाह किया था, तुम्हारी माँ से निकाह करके इसे छुपाया। पर बेटा, तुम्हारे दादा जान सही कह रहे हैं। इस घर पे तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना बाकी बच्चों का। हुमा बेगम जाज़म के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा तो वो इस सब को देखता दंग रह गया। आंखें नम हुई और बेहतियात अरहान पे उठी, जो गहरी स्माइल देता एक आईब्रो
ریس کر گیا تھا۔ نینا یہاں ہو بچے۔ دادا جان نے نینا کو پاس بلایا، جو دور دیوار کے پاس بالکل اکیلی کھڑی ہنچو آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کی ذات کی بھی مثال دے گئی تھی۔ اسے احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اس خاندان کی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے اپنایا گیا، اور یہ احساس بہت جان لیوا تھا۔ اور سامنے ہو نینا جیسی لڑکی، جسے اپنے حق کے لیے بولنا تک نہ آتا ہو، تو حالات مزید ناسازگار ہوتے ہیں۔ بیٹا، دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ کے دادا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جان ہیں آپ میری۔ وہ اسے پیار سے کہتے اس کے چہرے پہ مسکان سجا گئی۔ ان کے سینے پہ رکھے روتے ہوئے ہنس دی۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نکاح طے کیا ہے ارحان کے ساتھ، جو ابھی ہوگا۔ میرے بچے کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے اس فیصلے پہ؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کیے تھوڑے ہاتھ جمائے بہت مان سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے اس قدر پیار بھرے انداز میں وہ انہیں دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ راضی ہے نا میرا بچہ؟ وہ پھر پوچھنے لگے تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہی اس کی فرما برداری تھی جس نے حسین شاہ کا دل خوشی سے بھر دیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ارحان اور نینا کا نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ وقار حسین اور منیر حسین ایک طرف کھڑے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ اس بار کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ بیچ میں ایک لفظ تک بول سکیں۔ کل انشاءاللہ میں اپنے دونوں پوتوں اور پوتیوں کا ولیمہ کروں گا، وہ بھی دھوم دھام سے۔ حسین خان کی بات پہ ارحان اور جازم نے ان کے آگے بڑھتے اس بات میں سر ہلایا۔ قریب مت آئیے گا، جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد اب کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ ہما بیگم نے سختی سے منیر حسین کو کمرے کی دہلیز پہ ہی روک دیا، جو ان کی طرف بڑھ رہا تھے۔ کیا مجھے ایک بار بھی صفائی کا موقع نہیں دو گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کے اس عمل کے بعد مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کیا نکاح کرنا جرم بنا دیا میرا یار تم نے؟ وہ دکھی ہوئے۔ مانا کہ نکاح کرنا جرم نہیں، لیکن اس کو چھپانا، اس بیوی کو اس کا حق نہ دے کر اس کے وجود کو دنیا سے چھپانا، اپنی اولاد کو اس کا حق نہ دے کر اسے سینے سے نہ لگانا، یہ جرم نہیں، گناہ ہے۔ وہ عورت تو اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ سزا ہی آپ کے لیے بہت ہے کہ اللہ نے آپ سے معافی کا حق بھی چھین لیا۔ وہ ان کے دل پہ تیشر چلاتی وہاں سے اٹھ گئیں، جبکہ منیر حسین کی ان کی تلخ باتوں پہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ روم میں آئی تو جازم پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آج رات وہ اسی کمرے میں ٹھہرنے والا تھا۔ تاریخ گواہ تھی، وہ نکاح کر کے دلہن کو لے جانے کی بجائے خود رخصت ہو کے اس کے روم میں آ گیا تھا، اور یہ سب وہ دادا جان کی خواہش پہ کر رہا تھا، ان کی خوشی کی خاطر۔ وہ چاہ کے بھی یہاں سے نہیں جا پایا۔ صوفے پر برجمان دونوں ہاتھ کو انگلیوں ایک دوسرے میں پھنسائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یکدم عروہ اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ جازم نے نگاہیں پھیرتے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو اور شکوہ لیے کھڑی تھی۔ جازم نے بنا کسی تاثر کے اپنی نگاہیں واپس موڑ لیں۔ بہت خوش ہوگے نا مجھے ماما بابا کی نظروں میں گرا کے؟ کچھ ملا یہ سب کر کے تمہیں؟ اپنے مقصد کی خاطر تم نے مجھے استعمال کیا؟ کیوں؟ وہ تلخ ہوئی۔ معاف نہیں کروں گی تمہیں، وہ غصے سے کہتی پلٹی۔ معافی مانگ کون رہا ہے؟ جازم کے لبوں سے داغ ہونے والے الفاظ پہ وہ لب بھینچے اس کی جانب واپس پلٹی۔ اور ریلی تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں تھے، اور میں نے تمہیں پہ محبتیں لٹائیں، اپنا سب کچھ تمہیں مان لیا۔ کب مانا؟ وہ ایک دم تلخ ہوتا کھڑا ہوا کہ وہ یک لحظت چپ ہوئی۔ سب کے لیے میرا وجود کبھی کچھ معنی رکھتا ہی نہیں تھا، تو تم سے کیا امید رکھوں؟ ماں کے لیے تکلیف کا باعث کہ آخری سانس تک مجھے گلے سے نہیں لگایا، باپ کے لیے اذیت کہ میرا وجود ہی تسلیم نہ کیا، رشتہ داروں کے لیے غرض کا باعث، اور تم سے نفرت کا تعلق بن گیا۔ وہ بہت ہی اذیت میں تھا، اگر اتنے اذیت میں ہو تو پھر تعلق نہ بناتے، نہ جوڑتے مجھ سے رشتہ۔ عروہ کا اس کی بات پہ سخت دل دکھا تھا۔ اس کی بات پہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا روح پھیر کے پھر سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کی سوچوں کا مرکز ارشد قریشی تھا، اس کے ماموں کا بیٹا۔ وہ اب اچھا خاصا اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھا۔ اگر نہیں دل تو چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اب کی بار زیادہ ہی بدتمیزی پہ اتر آئیں۔ وہ چاہ کے بھی یہ نہیں بلا پا رہی تھی کہ جازم نے اسے چیٹ کر کے نکاح کیا۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی محبت کے جواب میں وہ اس سے شادی کرنے پہ مجبور ہوا ہے، پر آج حقیقت کھلی تو پتہ چلا وہ تو اس کی زندگی میں آیا ہی سازش کے تحت ہے۔ میں یہاں صرف دادا جان کی وجہ سے ہوں۔ ان کی خواہش نہ ہوتی تو ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں نہ رکتا۔ جس گھر نے مجھے بچپن میں نہ اپنایا، اب یہاں رہنا میرے لیے توہین ہے، پر اپنے دادا جان کی خاطر میں اپنا مان بھی بلا بیٹھا ہوں، کیونکہ میں انہیں نہیں کھونا چاہتا۔ عروہ وہ کرب سے بولتا آنکھیں میچ گیا۔ پھر دادا جان کے کمرے میں جا کے سو نا؟ وہ بھی تڑک کے بولی۔ اسے چونکا گئی۔ نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے، دادا جان کے ساتھ نہیں۔ وہ بھی اسے بنا پلک جھپکتے دیکھتے بولا۔ اچھا ریلی، مجھے نہیں پتا تھا، میں آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں، رخصتی نہیں ہوئی، ورنہ پتا چل جاتا۔ وہ آنکھیں مٹکاتی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتی اپنے جھمکے اتارتی ڈراماٹک انداز میں بولی۔ اس کی بات پہ جازم نے آئی بروز ریز کرتے اسے سر سے پیر تک دیکھا، جو زیور سے آزاد ہو رہی تھی۔ میری تصاویریں نہیں
दिखाई तुम ने सबको। मुझे तो खूब लगा खूब बदनाम करने आए हो। दिमाग नहीं हरा मेरा, डिलीट कर दी थी इसी वक्त। जाज़म को इसकी बात पे गुस्सा आया पर ज़ब्त कर गया। फिर कैंची क्यों थी? वो हैरान थी। तुम्हें तंग करने के लिए, ताकि तुम मेरी बात मान लो। तुम सच बोल रहे हो। वो बेयकीन हुई। जाज़म ने इसे घूरा तो वो भी घूरते रुख फेर गई, जबकि दिल बहुत मुतमईन हो गया था, पर चेहरे पे गुस्सा कायम रखा। दुपट्टा उतार के एक तरफ रख के वो बालों के कर्ल खो रही थी। बिलाशा वो बहुत खूबसूरत थी और जाज़म के दिल में राज करती थी। इस बात का इजहार तो जाज़म खुद से भी नहीं कर पाया था। इसे कैसे बताता? और यही वजह थी कि गुरबा चिढ़ती जा रही थी और इस वक्त वो भूल गई थी कि कमरे में अकेली नहीं। यकदम अपनी मैक्सी की जेब को नीचे सरका गई और वो जो इसे गहरी निगाहों से देखे जा रहा था, फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाकी तो सांसें ही अटक गई। शीशे में जाज़म का अक्स देखते इसके जहन से बहू हो गया था कि जाज़म भी वही है। फौरन इसकी जानेब पलटी, जबकि अब शीशे से इसकी कमर वाज़ेह दिखाई दे रही थी और जाज़म भी बिना जबकि अपनी आंखों को इसके वजूद से तरावत पर चाह रहा था। तुम यही हो, मुझे लगा तुम। वो बुखला गई थी, पर मैक्सी को संभालना इसके बस में ना रहा था। वो बारी मैक्सी इसके तन से फिसलती जा रही थी, जिसे इस दोनों हाथों से सीने से थामा हुआ था। दूसरी तरफ देखो, मैं भूल गई थी तुम यहाँ हो। वो अपनी हफ़्त को मिटाना सर झुका गए। मतलब तुम ड्रेसिंग में जाकर चेंज नहीं करती, रूम में ही? वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा इससे सर से पैर तक देखता पूछ रहा था। हाँ तो रूम में किससे? पर्दा दरवाज़ा लॉक करके। अब तुम मुड़ जाओ उधर, मुझसे मैक्सी नहीं संभल रही। वो जिद चाह गई, जबकि जाज़म की गहरी निगाहों से मुसलसल पजल हो रही थी। वो अपने कदम इसकी जानिब बढ़ा के और घबरा के पीछे होती ड्रेसिंग से जा लगी। इस वक्त जाज़म की निगाहों में देखना इसके लिए जैसे सुहान रूह था। वो इधर उधर देखते अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। जब वो इंच के फैसले पे आन खड़ा हुआ और वह ने सांस रोके से देखा, इसकी आंखों में मौजूद तलब को वो समझी। अपने दिल की धड़कनों को 120 की रफ्तार से धड़कता महसूस कर रही थी। जाज़म ने हाथ बढ़ा के इसकी मैक्सी को अपने हाथ से खींचा तो वो इसके सीने से आ लगी। जाज़म, वो इसकी इतनी कुर्बत पे अंदर ही अंदर पिघलती जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को इन लम्हात में संभाले। इसके अतराफ में ड्रेसिंग टेबल पे हाथ रखते ज़रा सा इसकी जानिब झुका तो वो पीछे को झुकी। अगले ही पल वो इसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में लेता एक तरफ कर गया। मैक्सी पे से गिरफ्त छोड़ते ही वो ज़मीन बोझ हो गई। अरवा ने अपनी आंखें सर्दी से मींच लीं। जाज़म की निगाहें इसके मनमोहने चेहरे से ही ना हट रही थी और वो अपना लरजते हुए इसके ज़ब्त का इम्तहान ले रही थी। जाज़म ने इसके माथे पे मोहब्बत की पहली मोहर साबित की तो वो धीरे से अपनी आंखें वाह कर गई। इसकी आंखों में आंसू थे। जाज़म ने इसके गाल को लब्बू से छुआ जहाँ से मुनीर साहब ने थप्पड़ मारा था। इसका एक एक लम्स उर्वा को अपनी रूह में उतरता महसूस हो रहा था। इसकी आंखों को लब्बों से छुआ तो आंसू मजीद बहने लगे। क्यों रो रही हो? जाज़म को इसका रोना अच्छा न लगा। वो पलके झुका गई तो जाज़म ने इसकी कमर के गिर्द हाथ डाले, इसे सीने में भींचा। अपनी धड़कनों को इसके सीने से मिस करता महसूस करती वो लर्ज उठी। अब मुझे रोती हुई दिखाई ना दो। वो इसे अपने साथ लगाए बिस्तर पे लाई। लाइट्स ऑफ कर गया। ये लाइट्स क्यों ऑफ की? वो घबराते बोली। क्यों? तुम चाहती हो तो सर सर पैर तक देखूं तो ऑन कर देता हूँ। नहीं मत करना ऑन। वो घबराए बोली तो जाज़म जबकि जाज़म के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ। जो उर्वा देख लेती तो जो जी उठती। अपनी शर्ट के बटन खोलता वो इस पे साय फगन हुआ। जाज़म, वो इसके सीने पे हाथ रख के इसे पीछे करने लगी, लेकिन इसे शर्टलेस महसूस करती इसका दिल पहलू में धड़का। मुझे सुकून चाहिए उर्वा, क्या तुम्हारा वजूद मेरे लिए सुकून का बायस बन सकता है? वो बच्चों की तरह इससे पूछता उर्वा को घायल कर रहा था। वो इसके माथे पे झुकता बोसा देते रुक गया। इसकी आंखों से आंसू बहते उर्वा के गाल पर गिर रहे थे। उर्वा ने तड़प के इसके गाल को गिर्द बाहें हमाल की, ऐसी सख्ती से अपनी जानब खींचा कि वो इस पे अपना सारा वज़न मुंतकिल कर गया। इसे पल वो दोनों ही एक दूसरे में गुम होते, अपना आप गम बुलाते, अपने आप को एक दूसरे के वजूद में जम करते मुकम्मल कर गए। अरहान रूम में आए तो वो इसके बिस्तर पे एक तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। ये रोना धोना क्यों मचाया हुआ है? इसकी संजीदगी पे वो झट से उठ खड़ी हुई। शादी हो गई है, वो जैसे इत्तला दे रही थी। तो सब की होती है ना? वो नासमझी से बोला। मैंने तो अभी ढेर सारा पढ़ना था। वो सू करती बोली। तो पढ़ लेना, किसने रोका है तुम्हें? वो सर झटकता अपनी रेस्ट वॉच उतारता थके हर अंदाज में सोफे पे बैठा। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो प्रेग्नेंट हो के कैसे पढ़ूंगी? कॉलेज में सब मजाक उड़ाएंगे। वो इसके पास आते माथे पे बल डाले पूछ रही थी, जबकि अरहान तो इसकी बात सुनता दंग रह गया। तो मतलब मोहतरमा को पता है कि ये सब भी होता है। अब बच्चे संभालोगी या पढ़ाई करोगी? इसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। मैं हूं ना, मैं बच्चे संभालूंगा, तुम पढ़ाई कर लेना। अब जबकि वो बच्चे हैं, आके राजी हो ही गई।
تو ارحان نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اچھا اب سنبھال لیں گے، اتنا آسان نہیں سنبھال، جب فیڈ کروانا پڑے گا نا تو لگ پتہ جائے گا۔ لا حول ولا قوت، وہ سر جھٹکتا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، بس نکل گئی نا ہوا۔ بڑے آئے بچے سنبھالنے والے، وہ بھی بڑی اداسی سے سر جھٹکتی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ نینا کچھ کام تم کر لینا، کچھ میں، یار مل کے سنبھال لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں محبت سے اپنی جانب کھینچتا دھیمے اور نرم لہجے میں بولا، راتوں کو آپ جاگیں گے؟ وہ منمناتی بولی، ڈن، کالج تک مما اسے سنبھال لیں گی، واپس آ کے تم دیکھ لینا۔ جب میں آفس سے واپس آؤں گا تو میں لیا کروں گا، مل کے کریں گے تو سارے بچے پل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے پیار سے سمجھاتے بولتا جا رہا تھا، اچھا نام میں رکھوں گی۔ پھر سے کوئی دماغ میں چلتے سوال پہ بولی، یہ بھی ڈن ہو گیا۔ اور کچھ؟ پہلا بیٹا ہوگا۔ وہ پھر سے بولی، بیٹا یا بیٹی، اللہ کی دین ہے، جو بھی ہو، بس دعا کیا کریں، اللہ انسان سے مکمل انسان پیدا کرے، آمین۔ وہ دل سے بولتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحان نے حیرت سے پوچھا۔ چینج کرنے، نیند آ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں خمار لیے بولی، سو جاؤ گی تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ نینا نے سن لیا، کیا سونے سے بچے نہیں ہوتے؟ اس کے اس سوال پہ ارحان نے اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھا اور سر نفی میں ہلایا۔ مسز ارحان، تم اتنی معصوم ہو جتنی بنتی ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے گال کھینچ گیا۔ اف، کتنے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ وہ برا مناتے گال سہلاتے بولی، ابھی تو ان ہاتھوں کے لمس سے تمہیں میں کہوں گا تو تب کیا کرو گی؟ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کے ایک طرف رکھا تو نینا کا دل دھک سا رہ گیا۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ بیبیز پروسیس، وہ دھیرے سے اس کے کان میں کہتا وہ اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ نینا کو لگا اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے ارحان۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اس کے گلے پہ لبوں کا لمس بکھرتے اس کے گالوں آتے لبوں پہ جھکنے لگا کہ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ میرا سانس رک جائے گا، اور اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں رکے گا، اگر رکا تو میں اپنی سانس بخش دوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، اب اپنے اندر امڑتے جمع جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا وہ اسے چھوٹے قد کی وجہ سے دوسرے بازو سے اوپر کی جانب اٹھاتا اس کے لبوں کی گرفت جما گیا۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے حیرت سے ارحان کو دیکھے گئے، جو دھیرے دھیرے اس کے نرم ملائم لبوں پہ آنکھیں میچے اپنا لمس بکھیرتا اس کی سانسوں پہ قبض آیا تو وہ ایک دم پینک سی ہوئی، لیکن ارحان اب روکنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازکی کا خیال کرتے ہوئے اس پہ اپنا جنون نچھاور کرنے لگا، پلیز ارحان، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اس کے معصومانہ حرکتوں پہ زوردار قہقہ لگاتے لائٹس کو ڈم کر گیا۔ ابھی باتیں کرتے شرم نہیں آ رہی تھی، عملی مظاہرہ کرتے شرم آ گئی تو مسز آپ کے ہسبینڈ تھوڑے بے باک سے ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کی دونوں کلیوں کو تکیے پہ پن کرتے اس کی بیوٹی بون پہ جھکا۔ آہ، مجھے لگا آپ وکیل ہیں۔ وہ نینا ہی کیا جس کی زبان رک جائے، پر ابھی تو عمران ہاشمی بننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لیتا ڈرا گیا تھا۔ نہیں، وہ مت بنیے گا، اب ارحان ہی ٹھیک ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولتی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی، مطلب مسز سب سمجھتی ہو، اوپر سے معصوم بننے کے ڈرامے کر رہی ہو۔ وہ اسے گدگدی کرتا کھلکھلانے پر مجبور کر گیا، نہیں سچ میں بہت معصوم ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے گہرے سانس بھر گیا، یوں ہی ہنستی مسکراتی رہنا۔ وہ اس کے لبوں سے ہنسی چراتا پیار سے بولتا اسے اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ کیا سوچا پھر؟ جازم اس وقت ارحان کے سامنے بیٹھا تھا اور بہت ہی اپسیٹ تھا۔ آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، احسان ہے ان کے مجھ پہ، اور احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ ٹھہرے لہجے میں جواب آیا، تو احسان اتارنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، سب کچھ انہیں واپس لوٹا دیں، اپنے زور بازو پہ یقین رکھیں۔ جازم بھائی، میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیاوی چیزیں چلی بھی جائیں تو دکھ نہ ہوگا، لیکن ضمیر کے آگے شرمندہ نہ ہونا۔ آپ ایک مجرم کی پشت پناہی کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مجرم کو اس کا گناہ بھی قبول کرنے دیں اور سزا بھی ملنے دیں۔ اب تک صرف آپ کی وجہ سے اس کیس کو لٹکا رہا ہوں، ورنہ یقین جانے بہت پہلے جان گیا تھا قاتل آپ کا وہ سو کالڈ کزن ہے۔ ارحان کی باتوں پہ جازم لب بھیج گیا، اور پھر وہی ہوا جیسا ارحان نے کہا۔ لڑکی پہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس بنا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ سب اس کے کزن کا کیا دھرا تھا، اور اس کے ماموں کے کہنے پہ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ پر ارحان کو سب ثبوت مل گئے تھے اور عدالت میں اس نے اس کزن پہ جرم ثابت کر دیا۔ تم سے یہ امید نہ تھی جازم۔ احسان فراموش، اس کے ماموں بڑکے۔ نہیں جازم خان، احسان فراموش نہیں ہے، آپ کا احسان آج واپس لوٹا رہا ہوں۔ یہ رہی فائل ان سب کی، جو میں نے کمایا سب آپ کے نام کر دیا۔ آپ کے گھر خالی ہاتھ آیا تھا، آج خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔ وہ ان کو سب کچھ تھماتا پیچھے کی جانب قدم لیتا ارحان کے پاس آیا۔ اس نے جازم کو گلے سے لگایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بھائی۔ وہ جازم کے اس اقدام سے خوش ہوا تھا، جبکہ اس کے ماموں وہاں سے غصے سے جا چکے تھے۔ حویلی پہنچے تو سب نے اس فیصلے کو خیر مقدم کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہاں بیٹا، کچھ کہو، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔
جازم سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ قطعاً انداز میں بولے۔ میں نے تمہیں تمہارے لیے حویلی کا پچھلا پورشن سیٹ کروا دیا ہے، اب تم وہی رہو گے عروہ کے ساتھ۔ میرے سب بچے میری نظروں کے سامنے رہنے چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری آخری سانس نکلے تو کوئی میری نظروں سے اوجھل ہو۔ دادا جان جازم سمیت ارحان اور جبران بھی تڑپ اٹھے تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بھائی، ابھی نہیں جانا اتنی جلدی، ابھی تو نہال کو دیکھا ہے، ابھی تو میں نے اپنے ارحان اور جازم کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی گود میں لینا۔ وہ مسکرا کے کہتے سب کو ہنسا گئے۔ آپ چچا جان اور بابا جان کو معاف کر دیں۔ اچانک جازم کے کہنے پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ دادا جان بہت سیریس ہو گئے۔ سوچوں گا۔ نہال کے بچے رک جاؤ تمہاری تو۔ نہال نینا کی منہ دکھائی کی انگوٹھی لے کے بھاگا تھا اور نینا اس کے پیچھے۔ وہ بھاگتا دادا جان کی گود میں چھپا اور نینا جو فل سپیڈ میں تھی بریک لگاتے لگاتے پھر بھی جا کے وہ بھی دادا جان کے گود میں گرتی۔ ارحان نے اسے فوراً کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچتے گرنے سے بچا لیا۔ ہائے بچ گئی، وہ مسکرا کے بولتی۔ ارحان کی سنجیدہ چہرے دیکھتی فوراً سانس روک گئی۔ اسے سما بیگم کا مارا گیا تھپڑ یاد آ گیا۔ فوراً اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا جو ارحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ وہاں موجود سب لوگوں کو چھینکنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ نینا منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ ارحان کی بات پہ سب کھلکھلا کے ہنس دیے۔ کچھ گناہوں کی معافی اتنی جلدی نہیں ملتی، دنیا میں بھی ان کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ گناہ کبیرہ ہے کسی کا دل دکھانا اور اس دور میں یہ عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔